बहुत समय पहले की बात है। वाडनगर नाम के गांव में दामोदर दास नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनकी रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान थी। दामोदर दास एक बहुत ही साधारण और गरीब इंसान थे। चाय के छोटे से बिजनेस से उनका गुजारा हुआ करता था। दामोदर दास जी को 6 बच्चे थे। सभी बच्चे कभी कभी अपने पिताजी की मदद करने चाय की दुकान पर जाते थे, लेकिन उनमें नरेंद्र हमेशा अपने पिताजी की मदद करने स्टेशन पर जाता था। नरेंद्र चाय की केतली उठाता और प्लेटफॉर्म पर लोगों को चाय बेचता था। नरेंद्र को किताबों से बहुत लगाव था। वो जो भी किताब मिले उसे पढ़ लिया करता था। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होने लगा। कुछ दिनों बाद दामोदर ने नरेंद्र को आगे की पढ़ाई के लिए उसके भाई के यहाँ अहमदाबाद भेज दिया। दामोदर के भाई की भी अहमदाबाद में चाय की दुकान थी। अब नरेंद्र अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने चाचा के यहाँ अहमदाबाद आ गए थे। नरेंद्र का स्कूल उनके चाचा के दुकान के सामने ही था, इसीलिए वो सुबह दुकान पर जाकर चाय बेचते थे और दोपहर को स्कूल में जाते थे। नरेंद्र स्कूल की पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन वो एक अच्छा वक्ता थे और नरेंद्र को हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि थी। एक दिन नरेंद्र दुकान पर चाय बेच रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उसे आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी। नरेंद्र ने भी आरएसएस ज्वाइन कर लिया। उस वक्त नरेंद्र सिर्फ 8 साल के थे। 17 साल की उम्र में घर वालों ने नरेंद्र की शादी तय कर दी, लेकिन उस वक्त नरेंद्र का रुख अध्यात्म और देश सेवा की ओर हो चुका था। उनका मानना था कि एक शादीशुदा के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे पत्नी, परिवार और अपने बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। और इधर उनकी माँ को हमेशा लगता था कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए, और हुआ भी वही। एक दिन उन्होंने किसी को बिना बताए अपना घर छोड़ दिया और हिमालय चले गए। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। मोदी वहाँ सुबह 5 बजे उठ जाते थे और देर रात तक काम करते थे। प्रचारक होने की वजह से मोदी ने गुजरात के अलग अलग जगह पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीतिक क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी और तब आरएसएस जैसी संगठनों पर भी रोक लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और उन्होंने सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा की थी। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो सरकार का विरोध करने वाली पैम्पलेट प्रिंटिंग में शामिल थे। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस के बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में अडवाणी जी के अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता उनसे बहुत प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्यों की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 में विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली और केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा संगठन के लिए उन्हें केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने लगी थी और गुजरात चुनाव में भाजपा कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा।
जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बहुत बड़े अंतर से मात दे दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने सारे कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ाया। देश में पहली बार किसी राज्य की नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क निर्माण भी गुजरात में किया। इन सब के अलावा उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किए। देखते ही देखते उन्होंने गुजरात को भारत का एक बेहतरीन राज्य बना दिया और वो खुद गुजरात के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के F6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए थे। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष जांच दल बनाया और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भी कई ऐसे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानूनों कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी जी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया।